अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम इंशाल्लाह कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। मुझे याद है कल हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, सो आज हम उसको कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब भी देंगे। ठीक है, सो मुझे बताएंगे कल हमने अपना टॉपिक कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हाँ जी स्टूडेंट्स, विल यू टेल मी कि कल हम लोगों ने अपना टॉपिक कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था ताकि हम उससे आगे कंटिन्यू कर सकें। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बता दो कल लास्ट जो हमने बात डिस्कस की थी वो कौन सी थी, ताकि उसके बाद हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जिन बच्चों ने भी सलाम किया उन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हेयर पिन सर आप मैसेंजर पर रिप्लाई किया करें। जी बिल्कुल, मैं वीकेंड पे रिप्लाई कर देता हूँ, जब हफ्ता ख़त्म होता है ना, हफ्ते इतवार को मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चलें, हेयर पिन वाली बात सबको मेरा ख्याल है समझ आ गई थी। एंड पे मैंने जब 2-3 मरतबा रिपीट किया था। सो है कोई बच्चा जिसने हेयर पिन वाली बात दोबारा समझनी है या उससे आगे लेके चलें? ठीक है, जल्दी से फ़ौरन बता दें ताकि जो है ना हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकें। हेयर पिन दोबारा करनी है या उससे आगे चलें? उसके आगे हम लोगों ने आज इंशाल्लाह पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस करनी है और इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आज हम ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। जेनेटिक कोड तो आज हमने कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, एफएलपी आपका मंडे को है ना, एफएलपी में यही वाला चैप्टर होगा। ठीक है, जितना पढ़ाया है उतना। नो सर, क्लियर है। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलें सर कंटिन्यू करें नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलें अगर क्लियर है तो फिर मेरे सवाल का जवाब दें। सवाल ये है कि बताएं ट्रांसक्रिप्शन में स्टॉप सिग्नल कौन सा होता है? ट्रांसक्रिप्शन में स्टॉप सिग्नल कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन में चूंकि डीएनए से आरएनए बनता है, सबको पता है डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है स्टॉप सिग्नल डीएनए पे ही होगा ताकि उससे आरएनए बनना बंद हो जाए। तो जो डीएनए पे स्टॉप सिग्नल है वो कौन सा होगा? सर म्यूटेशन वाला टॉपिक भी करेंगे। जी करेंगे बेटे, सारा कुछ करेंगे, परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, आप बस ये बताएं कि स्टॉप सिग्नल कौन सा होता है। हाँ जी, जी सी सीरीज फॉलोड बाय 80 80 80 80। ठीक है, अब ये जो कमेंट किया ना बच्चे आपने GCN 80 बेस पे से हेयर पिन, बेटे हेयर पिन स्टॉप सिग्नल का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, हेयर पिन स्टॉप सिग्नल का हिस्सा नहीं होती। हेयर पिन डीएनए से बनने वाले आरएनए पे होती है। तो हेयर पिन नहीं लगाएंगे स्टॉप सिग्नल के ऊपर। स्टॉप सिग्नल सिर्फ यही है GC फॉलोड बाय 80। ठीक है, GC काफ़ी ज़्यादा GC और फॉलोड बाय 80। अब ये किसने लिखा है GC बेस पेयर देन यू? ये भी गलत है। देखा ना, मैंने कहा था कुछ मसला है। स्टॉप सिग्नल में यू भी नहीं आएगा। और जो हेयर पिन और यू है वो क्या चीज़ है? वो आरएनए की टर्मिनेशन है। जब आरएनए ने डीएनए से बाहर निकलना होता है उसकी रिलीज़ है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ आरएनए को डीएनए से रिलीज़ कैसे करवाया जाएगा? कि ऐसा क्या होगा कि आरएनए डीएनए से रिलीज़ हो जाएगा? मीन जो बबल है उस बबल में से आरएनए कब रिलीज होगा? ठीक है, ये रिलीज कब होगा जल्दी से बताएं। इसके रिलीज करवाने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएं। ऐसा क्या होगा कि आरएनए डीएनए से रिलीज हो जाएगा? चलें, सिंथेसिस तो स्टॉप होगी, लेकिन कब स्टॉप होगी? हेयर पिन नहीं कहना, हेयर पिन लूप कहना है। हेयर पिन लूप बनेगी और उसके बाद यू होंगे। ठीक है, यू 4 भी हो सकते हैं और 4 से ज़्यादा भी होंगे। जब हेयर पिन बनेगी फॉलोड बाय 4 या 4 से ज़्यादा यू वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो आरएनए डीएनए में से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। रिच इन जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय यू सीरीज, वेरी गुड, इससे रिलीज हो जाएगा। चलें जी, रिलीज होने के बाद आगे चलते हैं हम। रिलीज होने के बाद वो कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ भाई? कहीं भी नहीं जा सकता, इधर ही उसको
कहाँ जाएगा ये रिलीज होने के बाद, कहाँ जाएगा? इसको पूछते हैं जी कहाँ जाना चाहते हो आप, वो पूछें भाई रिलीज हो गया, टर्मिनेशन हो गई है, ये कहाँ जाएगा? अगर ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर अगर ये ट्रांसक्रिप्शन हुई है इन प्रोकैरियोट, तो ये कहाँ जाएगा? तो स्टूडेंट आपको पता है प्रोकैरियोट में ये डीएनए इस तरह होता है बगैर न्यूक्लियस के। इससे जो आरएनए बनेगा वो आरएनए साइटोप्लाज्म में चला जाएगा मौजूद राइबोसोम के पास और अपना काम शुरू कर देगा। देयर इज़ नो डाउट इन दिस, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इसका सफ़र बड़ा ही आसान है, ये आसानी से राइबोसोम तक चला जाएगा क्योंकि दूर नहीं है ना। यहाँ से इस डीएनए से आरएनए बना, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट एंड इट इज़ आरएनए, और ये आरएनए फ़ौरन से राइबोसोम के पास चला जाएगा, इट इज़ राइबोसोम, और अपना काम शुरू कर देगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन इट, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस इन इट, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन यूकैरियोट के अंदर इसको बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज यूकैरियोट के अंदर इसका सफ़र बड़ा लंबा होगा, इसका सफ़र काफ़ी लंबा होगा, और वो जो सफ़र होगा ना, अल्लाह भला करे आपका, उस सफ़र के अंदर इसको न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम में जाना पड़ेगा। अगर ये डीएनए है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम का हिस्सा है, इससे अगर ये आरएनए बना है तो इस आरएनए को साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम तक पहुंचने के लिए न्यूक्लियस में से बाहर आना पड़ेगा, काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा बिकॉज यूकैरियोट काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, यूकैरियोट सेल काफ़ी बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है। सो इसके इस सफ़र में जब ये सफ़र करके यहाँ तक जा रहा होगा तो इसको कई इसके दुश्मन इसको अटैक करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस फॉस्फेटेज एंजाइम इसको अटैक करेंगे। सो इस अटैक के दौरान इसको मारा भी जा सकता है, ये डिग्रेड हो सकता है, ये ख़त्म हो सकता है। सो इसको मसला है, लिहाजा ये अपनी प्रोडक्शन कैसे करे। जैसे वो आजकल सीज़न चल रहा है ना, अर्तुरुल बड़ा मशहूर हुआ है, उसमें अगर घोड़े पे एक बंदा जाता है किसी का, अगर वो जासूस भी है तो उसका सफ़र महफूज नहीं होता, किसी भी टाइम उस पर हमला कर देते हैं लोग। तो इसी तरह ये जो सफ़र है, जिस सफ़र में ये निकला है अपनी इंफॉर्मेशन लेके राइबोसोम तक ये निकला है, इस सफ़र के दौरान इसको न्यूक्लियस अटैक कर सकता है, फॉस्फेटेज अटैक कर सकता है। सो इस अटैक से बचने के लिए यूकैरियोट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए बनने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद पीटीएम होती है जी, पीटीएम। व्हाट इज़ पीटीएम? पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन दो तरह की होती है, एक में इसकी कैप अटैच होगी और एक में एक साइड पर इसकी टेल अटैच हो जाएगी, कैप और टेल, ठीक है। कैप क्या अटैच होगी? अगर ये आप लोगों का आरएनए है सपोज, इस आरएनए के 5 प्राइम एंड के ऊपर एक कैप अटैच होगी, ये कैप है, देखें ये यहाँ पे इसकी कैप है। व्हाट इज कैप? कैप इज 7 मिथाइल जीटीपी, एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है गुआनिन का। 7 मिथाइल जीटीपी की कैप 5 प्राइम एंड पर आके लग जाएगी, 5 प्राइम एंड पे आके लग जाएगी, और जो टेल होगी दैट विल बी पॉली ए टेल। काफ़ी ज़्यादा ए वाले राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये ए वाली इसकी टेल बन गई है, ए वाली इसकी ये टेल है। सो इसकी टेल और इसकी कैप बनने के बाद अब ये महफूज हो जाएगा, ठीक है। कैप, यहाँ पे कैप है, कैप पे क्या आएगा जी? 7 मिथाइल जीटीपी लग जाएगा और टेल 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल लगेगी। अब ये टेल और कैप लगने के बाद महफूज है। सो इट इज टेल एंड इट इज कैप एंड इट टेल। टेल और कैप के साथ ही आसानी से राइबोसोम के पास पहुंच जाएगा और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। सो इसकी कैप और इसकी टेल इसके महफूज सफ़र के लिए ताकि ये
इन दुश्मनों से महफूज हो सके, इनसे डिग्रेड ना हो जाए न्यूक्लियस से और फॉस्फेटेज से। फॉस्फेट नहीं, ये फॉस्फेटेज है, ठीक है। ये दो एंजाइम इसके दुश्मन होते हैं आरएनए के। समझ आ गया बच्चों? कैप और टेल क्यों लगी? इसकी हिफाजत के लिए। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें जल्दी से। हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई क्वेश्चन जल्दी से, नहीं तो क्लियर का मैसेज करें जल्दी से, जल्दी से बच्चों। क्यों लगी? मेरे क्वेश्चन का जवाब भी साथ दे दें। क्यों लगी? कैप और टेल क्यों लगी? कैप और टेल क्यों लगी? जल्दी बताएं। दोनों एंजाइम लाइसोसोम से बनते हैं बेटे। एंजाइम जो डाइजेशन वाले होते हैं वो लाइसोसोम से ही बनते हैं, ठीक है। पीटीएम का मतलब है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी से। हाँ जी बताएं बच्चों, ताकि जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको भी पता चल जाए कैप और टेल क्यों लगी। जल्दी बताओ। फॉर प्रोटेक्शन, वेरी गुड, फॉर प्रोटेक्शन। और कोई आसान जवाब? फॉर सेफ्टी, बिल्कुल, फॉर सेफ्टी, ताकि उनको न्यूक्लियस या फॉस्फेटेज डाइजेस्ट ना कर दे, हजम ना कर दे, हजम मीन उनको तबाह ना कर दे, ठीक है। वेरी गुड सर। 7 मिथाइल जीटीपी टेल की कंपोजिशन है या दोनों की? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 7 मिथाइल जीटीपी कैप की कंपोजिशन है, कैप की बेटे। ये कैप लिखा हुआ, व्हाइट बोर्ड पे लिखा भी हुआ, ध्यान से देखें। ले मेरा ख्याल अब आप लोगों को समझ आ गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को समझते हैं, फिर ट्रांसलेशन भी समझ आ जाएगी हमें। मुझे जेनेटिक कोड के बारे में आप एक बात सुन लें। जेनेटिक कोड ये वही इंफॉर्मेशन है जो आरएनए डीएनए से लेकर आया है। अगर इस आरएनए के ऊपर, ये आरएनए है, ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड हैं, ए यू जी सी जी ए सी जी। ये सपोज एक पूरा कोड लिखा हुआ है, ये आरएनए के ऊपर एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आखिरी कोड मैं दे देता हूं इसको, यू जी ए। अब आपको सारी चीजें मैं इसमें से समझाऊंगा हमेशा। कोड क्या होता है, ठीक है। कोड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए मौजूद हो। सो इसको हमने कोडॉन का नाम देना है, कोड को कोडॉन। कोडॉन इज फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, यानी कोड के मुताबिक अमाइनो एसिड जोड़ा जाएगा, कोड के मुताबिक अमाइनो एसिड जोड़ा जाएगा। अब आप लोगों को मैं थोड़े से हाइपोथेसिस बता देता हूँ। पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन अगर रखा जाए तो क्या हमारे अमाइनो एसिड्स मुकम्मल हो जाएंगे? हमारे अमाइनो एसिड कम से कम प्रोटीन बनाने के लिए 20 होते हैं। अगर एक न्यूक्लियोटाइड को एक कोडॉन समझे तो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, 4 टाइप्स बनेंगी, जो कि एक बहुत कम है। 16 अमाइनो एसिड्स के कोडॉन फिर नहीं बन पाएंगे। सो केस नंबर 1 रिजेक्टेड, केस नंबर 1 रिजेक्टेड। 4 टाइप्स जो है ना वो बन पाएंगी, हमें 20 तक जाना है। सो एक न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन नहीं हो सकता, दैट इज वाई ये वाला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2, अगर हम 2 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड ले लें, 2 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड, मीन ये एक कोड, ये दूसरा कोड, ये तीसरा कोड, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, अगर हम 2-2 का एक कोडॉन समझें, एक कोडॉन अगर हम 2-2 अमाइनो एसिड्स को, 2-2 न्यूक्लियोटाइड्स को समझें तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 किस्म के हमारे पास, 16 टाइप्स के हमारे पास कोडॉन्स आएंगे। और ये भी कम है, हमने 20 बनाने हैं कम से कम। सो ये वाला हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो गया, ये वाला हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो गया, अभी भी कम है। हम चाहते हैं कम से कम हमारे 20 अमाइनो एसिड के कोडॉन बन जाएं इन्हीं 4 के जरिए, इन्हीं 4 के जरिए,
ठीक है, 4 ही है ना, ए है, यू है, जी और सी है, 5वां न्यूक्लियोटाइड तो आरएनए में है ही नहीं। तो अगर हम एक को एक समझेंगे तो फिर तो सिर्फ 4 तरह का कोड होगा, अमीनो एसिड तो 20 है, सो रिजेक्ट। 2 का कोड ले लें तो 16 तरह के बन जाएंगे, 4 का स्क्वायर ले लें, सो ये भी रिजेक्ट हो गया। सो बच्चों बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडॉन होना चाहिए, बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडॉन होना चाहिए जल्दी से। 3 का लें, 3 का लें तो आपके कितने बन जाएंगे। केस नंबर 3 क्या होगा जी आपके पास कि अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एक कोडॉन कहें, मीन एक अमीनो एसिड, ठीक है, एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन मीन 3 न्यूक्लियोटाइड ये बताएंगे कौन सा अमीनो एसिड उठाना है। तो हमारे पास 4 की पावर 3 के फॉर्मूले के मुताबिक 64 कोडॉन्स आएंगे, 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स बन जाएंगे। दीज आर मोर देन एनफ। ये 20 के लिए हमें 64 आ गए हैं, बहुत हैं, ज्यादा ही हैं। इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो जाएंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक के लिए एक से ज्यादा भी हो जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपकी बुक में साइंसदानों के नाम भी लिखे हुए हैं, मैं नाम नहीं लिख रहा। इन 64 के 64 अमीनो एसिड को टेस्ट किया गया और टेस्ट के बाद ये साबित भी हो गए कि वाकई यही वाले कोडॉन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। इनको टेस्ट किया उन साइंसदानों ने जिनके नाम आपकी बुक में लिखे हैं और ये साबित हो गए कि 64 ही है, लेकिन अमीनो एसिड 20 है। इसका मतलब एक के लिए ज्यादा कोडॉन्स हैं। सो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने एमसीक्यू के हवाले से क्या क्या चीज याद करनी है। सबसे पहले आपने याद करना है जीन के स्टार्ट में हमेशा स्टार्ट कोडॉन होगा, जीन के स्टार्ट पे, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन आपने याद करनी है स्टार्ट कोडॉन के बारे में। हमेशा जीन के स्टार्ट पे एक स्टार्ट कोडॉन होगा, दैट विल ऑलवेज AUG, और AUG जिस अमीनो एसिड के लिए होगा उसका नाम है मिथियोनिन। हमेशा पहला अमीनो एसिड प्रोटीन का आमतौर पर मिथियोनिन होगा। एन फॉर्माइल मिथियोनिन स्पेशल होता है, लेकिन जनरली आप याद रखें मिथियोनिन होगा, ठीक है। कुछ ऐसे कोडॉन्स हैं जो एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, ठीक है। सॉरी, एक अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हैं। मोर कोडॉन्स फॉर वन अमीनो एसिड। इसकी एग्जांपल आपने बतानी है, जल्दी से जेनेटिक कोड का टेबल खोलें और एग्जांपल्स बताएं। ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जिनके लिए 6 कोडॉन्स हैं। हाँ जी, 6 कोडॉन्स किस किस के लिए हैं, खुद से ढूंढ के बताएं। दिस इज द 1 मिनट एक्टिविटी, 1 मिनट एक्टिविटी है। जल्दी से टेबल खोलें और बताएं ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जिनके लिए एक नहीं बल्कि 6 कोड हैं, ताकि 64 के लिहाज से पूरे भी तो करने हैं ना। जल्दी से ढूंढें ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जिनके लिए 6 कोडॉन है। जल्दी से, जल्दी बच्चों जल्दी, टाइम इज टू शॉर्ट। मैं आपको 1 मिनट दिया है ताकि आप लोग इसको ढूंढ सकें। हाँ जी बच्चों, कौन कौन से हैं, शाबाश। पहला है ल्यूसीन। 6 कोडॉन्स किस किस के लिए हैं। पहला है ल्यूसीन के लिए 6 कोडॉन है। ल्यूसीन के अलावा और किस किस के 6 कोडॉन्स हैं। हाँ जी, आपने ढूंढने हैं, मैंने नहीं ढूंढने। हाँ जी, और किसके लिए है। फेनाइल एलानिन के लिए है। फेनाइल एलानिन के लिए 6 किधर है बच्चों। फेनाइल के लिए कहां पे 6 हैं। फेनाइल के लिए तो मुझे यहां पे सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं। हाँ जी, उसके लिए और क्या, एस्पार्टेट। हाँ जी, और किसके लिए है, नहीं आप लगता है आपसे ढूंढे नहीं जा रहे। ग्लूटामेट के लिए 6 किधर हैं। 6 ग्लूटामेट के लिए, मुझे तो यहाँ पे आर्जिनिन के लिए 6 लग रहे हैं। किसके लिए 6 लग रहे हैं बच्चों, आर्जिनिन के लिए, है मैं राइट। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे 6 लग रहे हैं किसके लिए, सीरीन के लिए। सही तरह नहीं ढूंढे आपने। आर्जिनिन के लिए 6 है,
आर्जिनिन के अलावा मैंने अभी आपको क्या बताया, सीरीन के लिए 6 हैं, सीरीन के लिए 6 कोडॉन्स हैं, ठीक है। आर्जिनिन के लिए 6 हैं, सीरीन के लिए 6 हैं, ग्लाइसिन के लिए 6 हैं, नहीं बेटे ग्लाइसिन के लिए 6 नहीं है। प्रोलीन अपनी तरफ से तुक्के ही मारी जा रहे हैं बेटे, गिन के बताएं, कम से कम गिनने तो आने चाहिए ना आपको। प्रोलीन के लिए 6 कहां पे हैं भाई, प्रोलीन के लिए 4 हैं, प्रोलीन के लिए 4 हैं, ठीक है। वैलीन के लिए भी 4 हैं, एलानिन के लिए भी 4 हैं, ग्लाइसिन के लिए भी 4 हैं। सो 4 वाले कोडॉन्स के नाम भी लिख लें कि 4 कोडॉन एक अमाइनो एसिड्स के लिए मौजूद हैं। काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके लिए 4 कोडॉन्स मौजूद हैं। ओके हो गया। सो 4 वाले भी आप लिख लें, ये आपको एमसीक्यूज में याद 4 कोडॉन किसके लिए हैं। तो जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 4 कोडॉन मिलेंगे आपको, ग्लाइसिन के लिए 4 हैं, ठीक है, प्रोलीन के लिए 4 है, वैलीन के लिए 4 है, एलानिन के लिए 4 है। बेटा ग्लूटामेट और ग्लूटामीन एक नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। ग्लूटामेट और ग्लूटामीन में फर्क है। ग्लूटामेट ग्लूटामिक एसिड के लिए यूज होता है और ग्लूटामीन अलग है, ठीक है। हिस्टिडीन के लिए कितने हैं, हिस्टिडीन के लिए कितने हैं, चले इसको मैंने हिस्टिडीन के लिए 2 इधर है, 2 हैं बेटे हिस्टिडीन के लिए, ठीक है जी। हम नाइट्रोजनस बेसिस गिन रहे थे, नाउ वी गॉट इट के कैसे देखना टेबल। शाबाश। टेबल देखना कैसे है, आपने देखना है कितने कोड्स के आगे अमाइनो एसिड लिखा हुआ है, ये सारे कोड्स हैं। अब मेरा ख्याल है आपको कोड बनाना आता होगा। कोड बनाने के लिए एक लेटर राइट से लेना, एक लेटर ऊपर से लेना, एक लेटर लेफ्ट से लेना, तीनों को मिला के फिर आपका कोड बनेगा, ठीक है। एक लेफ्ट से, एक टॉप से और एक राइट से। सबको पढ़ना आ गया है टेबल, किसको नहीं पढ़ना आया टेबल। चलें जी, 4 कोडॉन्स किस किस के लिए मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल वैलीन के लिए 4 हैं, ग्लाइसिन के लिए 4 हैं, ठीक है, एलानिन के लिए भी 4 हैं, और अल्लाह भला करे आपका थ्रियोनिन के लिए भी 4 हैं, ठीक है, थ्रियोनिन के लिए भी 4 हैं। हाँ जी, आर्जिनिन के लिए बेटा 4 नहीं है, आर्जिनिन के लिए 6 हैं, 4 उधर 2 उधर, 4 इधर है। आर्जिनिन के लिए बच्चे 6 हैं। कैसे, 4 आपको मिलेंगे सेकंड रो की लास्ट कॉलम में और 2 आपको उसके नीचे वाले में मिल जाएंगे। तो आर्जिनिन के लिए 6 हैं सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ के लिए 6 हैं, कुछ के लिए 4 हैं, ये आपको पता चल गया। इस तरह 64 अमाइनो एसिड 20 पे पूरे आ गए, 20 पे पूरे आ गए। उसके बाद कुछ स्टॉप कोडॉन्स हैं, कुछ क्या हैं जी, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन 3 है, मैं याद करवा देता हूं, UAA, UGA और UAG, ये 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं। ये हमेशा जीन के एंड पर आते हैं, जैसे ये मैंने स्टॉप कोडॉन लिखा है, ये हमेशा जीन के एंड पर आता है, यहाँ पे प्रोटीन का बनना रुक जाता है। ये हमेशा स्टार्ट कोडॉन है, बीच में ये वाले अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं। तो स्टॉप कोडॉन को याद करने का फॉर्मूला है आ जा आज, आ जा आज, ठीक है। ये आप इस तरह इसको याद कर लें। प्रोलीन के लिए भी 4 हैं जी, बिल्कुल, प्रोलीन के लिए भी 4 हैं, ठीक है, प्रोलीन के लिए भी 4 हैं। चलें, ये स्टॉप कोडॉन्स बच्चों याद कर लो। स्टॉप कोडॉन्स 3 मिलेंगे आपको, UAA, UGA और UAG। यू सबके साथ लगाना है, ये एक ट्रिक है कि स्टॉप कोडॉन हमेशा यू से स्टार्ट होता है। जा आज, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बोले आजा आज, बोल दो इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपको। हाँ जी, हो गया याद सबको।
सबको याद हो गया, चलें जी, वेरी गुड। अब आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना है कि जेनेटिक कोड अल्लाह भला करे यूनिवर्सल है या नहीं है, यूनिवर्सल है या नहीं है। जेनेटिक कोड में बी यूनिवर्सल और में नॉट बी यूनिवर्सल। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये नॉन यूनिवर्सल है, बाकी सब के लिए ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिवर्सल है किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए मौजूद होता है उस डीएनए के ऊपर कोडॉन्स थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। सर टेबल फिर से बताएं। बेटे इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से वही रिपीट करूं। हमने आज का ये लेक्चर कंप्लीट करना, आप शाम को दोबारा रिपीट कर लें। क्या रिपीट करना है? मैंने 20 मिनट लगा के ये टेबल रिपीट किया, अब आप कह रहे हैं कि ये सारा टेबल रिपीट करें। ऐसे होता है कोई एंटी टेस्ट की क्लास के अंदर? चलें, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जब हमने स्टडी की तो पता चला कि ये नहीं है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, फ़र्क क्या है हमारे आम ऑर्गेनिजम्स के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्या क्या फ़र्क आएगा। चलें, मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूँ कि कौन सी चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी और यूनिवर्सल में क्या होगी। ठीक है, यूजीए नॉर्मली यहाँ पे हम लिखेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे। टेबल बना लें आप लोग, ठीक है। यूजीए यहाँ मैंने आपको बताया ये एक स्टॉप कोडॉन है, यूजीए स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडॉन नहीं है। कैसे? आपने बताया कि इसमें 6 कोडॉन है और इसमें 4 हैं। बेटे जब आप टेबल में गिने ना, चलें इस तरह क्वेश्चन पूछा करें, पूरी चीज़ ना रिपीट करवाया करें। अगर आप वैलीन को ढूंढे ना तो वैलीन के पीछे 4 कोडॉन लिखे हुए इस तरह के, ठीक है। 3-3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक मैसेज बनता है। वैलीन 4 तरह के कोडॉन से कोड होती है, 4 लिखे। अगर आपको मैं वैलीन पढ़ के बताऊं, GUU, GUC, GUA और GUG, ये 4 के 4 कोडॉन्स वैलीन के लिए होते हैं। उसके अलावा ल्यूसीन के लिए मैंने लिखा 6 कोडॉन्स हैं। क्यों? अब सुन लें ध्यान से, आप देखें। ल्यूसीन को UUA भी कोड करता है, ल्यूसीन को UUG भी कोड करता है, ल्यूसीन को CUU भी कोड करता है, ल्यूसीन को CUC भी कोड करता है, ल्यूसीन को CUA भी कोड करता है और ल्यूसीन को CUG भी कोड करता है। इसका मतलब ल्यूसीन के लिए 6 कोडॉन्स हैं। चले आपको आसान करने के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो कोडॉन्स है ना, जो इधर लिखे होते हैं, इसका मतलब जब ये राइबोसोम को बताएंगे ना, भाई ये वाला कोड है, ये कोडॉन है, राइबोसोम इन कोडॉन को देख के इनके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड जोड़ता है। जैसे AUG को देख के राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन समझता है और मिथियोनिन मंगवा लेता है। इसी तरह CGA, अगर आप टेबल से देखेंगे, CGA को देखकर आर्जिनिन मंगवा लेगा। ये टेबल में CGA आर्जिनिन के लिए है। इसी तरह GCA को देखकर वो उसका रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड मंगवाएगा। ये सारे कोडॉन राइबोसोम ने रीड करने होते हैं, रीड करके इनके मुताबिक अमाइनो एसिड जोड़ने हैं। सो CGA का मतलब क्या है, उसके आगे टेबल में लिखा हुआ है। सो 6 कोडॉन्स ऐसे हैं जिनका मतलब ल्यूसीन है, 6 कोडॉन ऐसे हैं जिनका मतलब आर्जिनिन है। मीन उन 6 में से कोई भी होगा तो राइबोसोम ल्यूसीन ही मंगवाएगा। उन 6 में से कोई भी होगा तो राइबोसोम आर्जिनिन ही मंगवाएगा। उन 6 में से कोई भी होगा जो सीरीन के लिए है, वो सीरीन के लिए 6 के 6 जो भी हैं उन सब के लिए ये क्या मंगवाएगा? सीरीन मंगवाएगा। सो दिस इज रीडिंग। ये नक्शा है जो डीएनए ने दिया है, इसको पढ़कर वो अमीनो एसिड्स को जोड़ेगा राइबोसोम। सो ये पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए, ठीक है। चलें, यूजीए को हम कंपेयर कर रहे थे नॉर्मल में और माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक कोड में। नॉर्मल में ये स्टॉप कोडॉन है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडॉन नहीं है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ट्रिप्टोफैन के तौर पर रीड किया जाता है। आपको पता है ना
कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है, वो प्रोटीन बनाते हैं, वो इसको ट्रिप्टोफैन समझते हैं। AUA मिथ्योनिन के तौर पर रीड होता है इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन। AUA के लिए आइसोल्यूसिन होना चाहिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसको मिथ्योनिन समझता है, मिथ्योनिन समझता है। ठीक है, आप टेबल में जाके चेक करें। जी सर, अब मुझे भी समझ आ गई, वेरी गुड, उम्मीद है बाकी सबको भी समझ आ गई होगी। AU के लिए भी हो गया। ठीक है, AU के अलावा AGA और AGG टर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं बजाय आर्जिनिन के। कौन कौन? AGA और इसके साथ ही ACG, AGG है, बल्कि ये आइसो आर्जिनिन के बजाय स्टॉप कोडॉन है। यानी नॉर्मली ये आर्जिनिन को कोड करते हैं, आप टेबल में जाके चेक कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडॉन बन सकते हैं। सो देयर आर 3 डिफरेंसेस जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने मैंने पेश किए हैं। इंशाल्लाह ये आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये याद कर लेना है। ये याद हो गया तो समझो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये कोडॉन्स हैं, ठीक है, नॉर्मली ये होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में वो इस तरह रीड होते हैं। सब आपने इनको कंपेयर कर लेना है, इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी समझ आ गई। अब क्या रह गया? ट्रांसलेशन रह गया। ठीक है, ट्रांसलेशन समझने के लिए वीडियो देखेंगे हम लोग। ठीक हो गया? मुनव्वर को बुलाना। हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई क्वेश्चन? ये याद कर लें फौरन से। UGA नॉर्मली स्टॉप, ये मैंने टेबल बनवा दी है, सारा कुछ वो कर दिया है। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? क्लियर का मैसेज कर दें, फिर हम देखते हैं, वीडियो देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों की होगी। उसमें जेनेटिक कोड भी आपको मैंने समझा देना है। क्लियर है बच्चों? मैंने सेंड कर दी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन बच्चों? नहीं क्वेश्चन? क्या हुआ है? नो क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं बता के इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ले बच्चों, अगर ये हमारे पास एक सेल है, मैंने आपको बताया था सेल के अंदर DNA के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस DNA ने ये इंफॉर्मेशन RNA को देनी है। RNA जो है ना, ये इंफॉर्मेशन लेके राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स असेंबल हो जाएंगे। RNA जो मैसेंजर RNA है वो इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, और राइबोसोम फिर इसको ऊपर जाके इसकी रीडिंग करेगा। सबसे पहले राइबोसोम रीड करेगा AUG को, तो वो AUG से AUG के मुताबिक ट्रांसफ़र RNA को हुक्म देगा कि जनाब मुझे पहला अमीनो एसिड उठा के ला के दो। ठीक है सर, AUG माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कोड करता है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, जितना बता दिया उतना बहुत है। ठीक है, जो डिफरेंसेस थे वो ये वाले थे मेन। सो राइबोसोम जब रीड करेगा ना AUG को, तो यह सबसे पहले ट्रांसफ़र RNA को हुक्म देगा कि क्या उठा के लाओ? मिथ्योनिन उठा के लाओ। सो मिथ्योनिन ट्रांसफ़र RNA कैसे उठाएगा? उठाने के लिए बच्चों, उठाने के लिए आपको ट्रांसफ़र RNA का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि ट्रांसफ़र RNA अमीनो एसिड को उठाता कैसे है, सर के ऊपर लोड कैसे करता है। ट्रांसफ़र RNA बच्चों इस किस्म का होता है जिसके अंदर आपको 3D स्ट्रक्चर समझना चाहिए। ये ट्रांसफ़र RNA, टाइम नहीं है, यह ट्रांसफ़र RNA है, ये कुछ जगहों पर डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इस तरह डबल स्ट्रैंडेड होगा, इधर सिंगल स्ट्रैंडेड, फिर इधर एक छोटी सी लूप बनेगी,
और फिर ये यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, एक और लूप बनाएगा, और अगेन यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड होगा, एक और लूप बनाएगा, और फिर ये यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड होगा। ये इसका 5 प्राइम एंड होगा और ये इसका 3 प्राइम एंड होगा। अब आपको बताता हूँ लूप का मतलब क्या है। इंशाल्लाह आप लोगों को कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। आरएनए लूप उधर बनाता है जहाँ पे वो डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीन उसका धागा अपने ही धागे के साथ कोडिंग कर ले, बेस पेयरिंग कर ले, तो वो डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ जहाँ डबल हेलिक्स होगा उधर उधर जो है ना, ये एक बाजू बनेगी, और इधर एक और बाजू बनेगी, ठीक है, इधर एक और बाजू बनेगी, और जहाँ पे वो सिंगल ही रहेगा वहाँ पे लूप बन जाएगी। वहाँ पे क्या बन जाएगी? लूप। जहाँ पे ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं करेगा वहाँ पे लूप बन जाएगी। सो सीडी आपको बता रही है ये इसकी एक आर्म है, ये सेकंड आर्म है, ये थर्ड आर्म है, ये फोर्थ आर्म है। जहाँ पे ये डबल हेलिक्स बना है वहाँ पे इसकी आर्म बन जाती है, डबल हेलिक्स वाली आर्म बन जाती है। और जहाँ पे इसके न्यूक्लियोटाइड सिंगल ही रहते हैं वहाँ पे इसकी एक लूप बन जाती है। देखिए यहाँ पे इसके सामने कोई नहीं है, सो ये लूप जो है ना ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल हेलिक्स कह लें, या हेलिक्स ना भी कहें तो बेहतर है। ये लें, यहाँ पर भी ये मैं ज़्यादा क्लियर कर दिया। इधर ये डबल हेलिक्स में कन्वर्ट नहीं हुई, इधर भी कन्वर्ट नहीं हुई। ये इसकी लूप्स हैं। इन लूप्स के आपने नाम याद करने हैं, ठीक है। एक का नाम डी लूप होता है, एक का नाम जो है ना वो पी लूप होता है, और एक ये वाली लूप आपके काम की है जो आपने याद करनी है। इसके अंदर 3 अनपेयर्ड कोडॉन्स होते हैं, ये वाले, इनको हम एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। ये वाली लूप क्या है? एंटी कोडॉन लूप। दिस लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लूप्स हमारे काम की नहीं है। ये छोटी सी वेरिएबल लूप होती है, ये हमारे काम की नहीं है। मेजर लूप्स 3 बनती हैं, एक ये वाली लूप बनती है, एक ये बनती है और एक ये बनती है। हमेशा याद रखें, मैं बल्कि अब आपसे पूछता हूँ बच्चों, बताओ लूप कहाँ पर बनती है और ये आर्म कहाँ पर बनेगी? जल्दी से, जो मैंने आपको 2 शर्तें बताई हैं उन 2 शर्तों के मुताबिक बताएं। लूप कहाँ पे बनेगी? और ये एक ही धागा है, ये देखिए ये 5 प्राइम से शुरू होके ऐसे मुड़ता मुड़ता ये इधर आके ख़त्म हुआ है। ये एक ही धागा है, ठीक है, ये 2 धागे नहीं है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये सीढ़ी नज़र आ रही है आर्म, और कहीं कहीं पे आपको ये गोल सी लूप नज़र आ रही है। अब बताओ बच्चों ये लूप कहाँ बनती है और आर्म कहाँ बनती है? अगर आपको ये पता चल गया तो आपको ट्रांसलेशन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ जी बताओ, लूप कहाँ बनती है और आर्म कहाँ पर बनती है? जल्दी से बताओ। शाबाश, वेरी गुड। आर्म वहाँ बनती है जहाँ कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बन जाती है, मेन ए यू के साथ और जी सी के साथ, ठीक है, ठीक है। फॉर एक मिसाल है, यहाँ पे अगर ए है तो इसके सामने यू आ जाएगी, इधर अगर जी है तो इसके सामने सी आ जाएगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। डबल हेलिक्स आर्म बन जाएगी और जहाँ सिंगल होगा वहाँ लूप बन जाएगा, ठीक है। जब न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाएंगे तो वो आर्म्स बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लूप सिंगल नो पेयरिंग, आर्म इज बेस पेयरिंग, बिल्कुल ठीक है। चलें इनके नाम रख लेते हैं। ये टी लूप है और ये पूरी टी आर्म है, ये डी लूप है और ये पूरी डी आर्म है, और ये एंटी कोडॉन लूप है, ठीक है। और ये वेरिएबल लूप है, इसका हमारा काम नहीं है। इन सब में से हमारे काम की चीज़ कौन सी है? एंटी कोडॉन। व्हाट इज़ एंटी कोडॉन? ये एंटी कोडॉन ऐसा एंटी कोडॉन होता है जो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल CGA कोडॉन के मुताबिक नॉनसेंस कोडॉन डू नॉट बाइंड टू ट्रांसफर आरएनए, बिल्कुल ऐसे ही है। नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो कभी भी बाइंड नहीं होते। लूप जहाँ स्ट्रैंड सिंगल हो और आर्म वन कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल ठीक है। नहीं बच्चों, अब आपने समझना है कि जो आपका ये CGA है, किधर गया CGA जी? CGA जो है ना आपका ये वाला, ये उठाता है आर्जिनिन को, लेकिन इसके ऊपर जब ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, 3D, और इसको हम कहते हैं लीफ क्लोवर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए।
इसके एंटीकोडॉन की अहमियत क्या है? जब राइबोसोम CGA को रीड करेगा ना, वो इसके एंटीकोडॉन वाले ट्रांसफर आरएनए को हुक्म देगा कि जाओ जाके आर्जिनिन उठा के लाओ। तो CGA कोड्स फॉर आर्जिनिन, लेकिन इसका जो ट्रांसफर आरएनए है जो आर्जिनिन को उठा के लाएगा, उसका कोड क्या होगा यहाँ पे? इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ना 2D, तो वो इस किस्म का होता है, ठीक है। ये 3 प्राइम एंड है, इस तरह से करके, और ये इसकी लूप बनेगी, और ये इसका जो है ना फिर 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो बता देते हैं, लेकिन ये 2D स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में इस तरह का ट्रांसफर आरएनए होता है, खोल के चेक करते हैं तो 3D में इस तरह का नजर आता है। इसका एग्जैक्ट एंटीकोडॉन होगा GCU, दिस विल बी द एंटीकोडॉन, ये एंटीकोडॉन होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आएगा, और उस ट्रांसफर आरएनए ने अपने साथ ऊपर, बल्कि इसको इतना बड़ा ना बनाए, आपको समझाना है, इसने अपने ऊपर उठाया हुआ होगा आर्जिनिन। सो GCU वाला एंटीकोडॉन कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, और अपना अमीनो एसिड राइबोसोम के हवाले यहाँ पे करके चला जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीकोडॉन ये कोडॉन के मुताबिक ऑर्डर जाता है, और वो ऑर्डर के मुताबिक अमीनो एसिड को उठा के ले आता है। अब क्वेश्चन ये है कि अमीनो एसिड को उठाता कैसे है, लोड अपने सर के ऊपर उठा के कैसे लेके आता है? तो सबको पता है बच्चों, 3 प्राइम एंड पर OH होता है, OH होता है, ठीक है। और अमीनो एसिड का फार्मूला हमने बचपन में याद किया था, ये अल्फा कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड OH मिलेगा, और ये आपका NH2 है। क्या सबको पता है ये एक जनरल अमीनो एसिड है? अब मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि अमीनो एसिड किस तरह आरएनए के साथ बाइंड करेगा। एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन के ज़रिए जो है ना बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह एक ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को अपने सर पे ऊपर उठा लेगा। सो इसको जब हम 3D में बनाएंगे तो हम इसको मिटा के ऐसे लिख देंगे कि इसने अपने ऊपर एक अमीनो एसिड उठाया हुआ है। एक्चुअल में अमीनो एसिड को उठाने का जिम्मेदार वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, जिसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड के साथ मिलकर क्या बन जाता है? अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए बन जाता है। ऐसा ट्रांसफ़र आरएनए जिसने अपने ऊपर सर के ऊपर अमीनो एसिड उठाया हुआ होता है, ऐसा ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए है। और ये उठाता कैसे है? OH के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, पानी निकल जाता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग हो जाती है, और इसको कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम है वो अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफरेज भी है। अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज के नाम से आपकी बुक में लिखा हुआ है, जिसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये यहाँ पे काम करता है। अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज जो है ना, ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जोड़ देगा। अब इस ट्रांसफ़र आरएनए ने अपने सर के ऊपर अमीनो एसिड उठाया हुआ है और वो उठा के राइबोसोम के हवाले कर देगा। सो ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले पता होना चाहिए आपको कि ट्रांसफ़र आरएनए विल लोड द अमीनो एसिड ऑन इट्स 3 प्राइम एंड, जब तक ये लोडिंग नहीं करेगा तब तक ये राइबोसोम के हवाले अमीनो एसिड को नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र आरएनए ही वो आरएनए है जो राइबोसोम को ला के देगा। कैसे ला के देगा? अपने सर पे उठाएगा, 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड को उठाने का जिम्मेदार ये वाला एंजाइम बनता है, ठीक है। अब कल का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह मंडे को पे ले जाएंगे, मंडे को ही वीडियो देखेंगे। आज का टाइम ख़त्म हो गया है। ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले इसको अमीनो एसिड को उठाना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है जी। इंशाल्लाह हम फिर मंडे को ट्रांसलेशन की डिटेल भी समझ लेंगे और अगला टॉपिक भी ख़त्म करके, ताकि टेस्ट के लिए सिलेबस ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह परसों मिलेंगे मंडे को। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़।